नमस्कार दोस्तों। आज द हिंदू पेपर 28 जुलाई के एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें चार एडिटोरियल आर्टिकल है। तो जिसमें मैं पहले दो का एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है थर्ड वन पे फोकस करेंगे। तो इसमें जो फ्रंट हम देख रहे हैं पेज नंबर 6 पे जो है, इसमें स्टैनली जोनी का आर्टिकल छपा हुआ है। स्टैनली जोनी के आर्टिकल में जो है, नीड ए मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। स्टैनली जॉनी जो है सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और ये रेगुलरली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। तो इसमें हम जो है, नीड ए मैप फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसीज इन ए इन द बैकड्रॉप ऑफ सेट बैक, especially in the neighborhood, the country has to reconsider its diplomatic trajectory. सो इसमें साफ फोकस करने जा रहा है कि यहाँ जो है फॉरेन पॉलिसी को चेंजेस करने के लिए फोकस किया गया है। तो कंट्री के फॉरेन पॉलिसी जो है उसके नेबर यानी कि रीजनल पावर में बढ़ोतरी के लिए या फिर अदर कंट्री के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी को जो है चेंज होना चाहिए, क्यों इन्होंने बताया कि इट्स बैकड्रॉप ऑफ सेट बैक स्पेशली इन द नेबरहुड। तो हमारे क्या क्या रिलेशनशिप जो है नेबरहुड से जो चेंजेस हो रहे हैं। So in the first paragraph he has highlighted that in the we are having historical ties with some of the few country। देखेंगे नेपाल के साथ जो है हम लोगों को बहुत पुराना रिलेशनशिप है। उसके साथ हम देखते हैं कि हमारा जो गुडविल है जो श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश वी आर रेगुलरली प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एड टू द बांग्लादेश। अभी आज सिचुएशन ऐसा है कि बांग्लादेश जो है चाइना को फेवर कर रहा है, ना कि श्रीलंका को। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या जो है चेंजेस हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी से। अदर साइड इन्होंने मेंशन किया है लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर, मोर देन $2 बिलियन वी हैव इन्वेस्टेड इन अफगानिस्तान। और हमारा जो है अभी तालिबान के साथ जो है रिलेशनशिप, यानी कि पहले क्या होता था कि पहले पाकिस्तान जो है यूज़ करते थे अफगानिस्तान यूथ को टेररिज्म करने के लिए इंडिया में, लेकिन वो अभी नहीं के बराबर हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अब अफगानिस्तान यूथ के जो है यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, सो दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट द इंडिया। तो ये भी जो है अभी अफेक्ट हुआ है। ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप यानी हिस्टोरिकल टाइज है, बहुत एंशियंट रिलेशनशिप है, और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था ईरान रिलेशनशिप, जो कि आज के डेट में फिर से जो है ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सब जो भी हमारे पॉलिसीज़ जो नेबर हैं वो बेनिफिट दे रहा है कैसे चाइना को इन द साउथ एशियन कंट्री। तो सबसे पहले हम अपनी इंडिया जो है, इंडिया का नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने किया है कि नेबर पॉलिसी आर नॉट फेवरिंग द इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी बात कही है, जो कि अभी जो डिस्प्यूट है हमारा, अभी देखेंगे कि रिसेंटली जो है 20 सोल्जर्स जो हम मारे जा चुके हैं, और ये 45 ईयर के बाद ऐसा सच स्टेक हुआ है जो चाइना की तरफ से है हुआ है, जो कि इतना फेडरलिस्ट दिया है आपके, जो इतने सारे जो मारे गए हैं सोल्जर्स हमारे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो है नेपाल जो है, नेपाल भी अब हमारे जो है फेवर में नहीं है। नेपाल ने एक एंटी जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में अपना उठा चुका है। श्रीलंका जो है पूरी तरफ से चाइना की ओर टिल्टेड हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने श्रीलंका को काफ़ी हेल्प किया उनके पोर्ट को बचाने में, क्योंकि श्रीलंका ने जब जो है उन्होंने चाइना से लोन लिया था वो नहीं पे कर पाए, तो चाइना जब उनके पोर्ट पे कंट्रोल करना चाहता था तो इंडिया ने हेल्प किया। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि फिर से श्रीलंका का जो है फॉरेन पॉलिसी का झुकाव जो है चाइना की ओर बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही खतरा है इंडियन ओशियन में। दूसरा अगर हम देखा जाए तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भी अभी जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हम लोगों ने 2019 में लाया उसका बहुत कड़ा विरोध किया, ताकि उसमें जो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू सम बेसिकली रिलीजियस कम्युनिटी तो दे विल गेट सिटीजन इन इंडिया सिटीजनशिप। तो ये भी बहुत अलग तरह का है, बहुत जो है कंट्री को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। चाहे हम बांग्लादेश में ऐसे हैं कि जो अभी म्यांमार से जो रोहिंग्या रिफ्यूजी आए हैं, तो उन्होंने हम लोगों ने बिल्कुल अंदर आने से मना किया है। बहुत सारे बांग्लादेश को लेकर के भी हमारे जो है उधर से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, तो उनको भी लेकर के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है। तो इनका भी ऑब्जेक्शन है कि दूसरे पाकिस्तान से इन्हों दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से क्यों नहीं। अफगानिस्तान में भी जो है बहुत ट्रांजिशन हो रहा है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो हमारे ईरान के साथ, क्योंकि बांग्लादेश में अभी बिडिंग में, सॉरी अफगानिस्तान में बिडिंग में इंडिया ने बहुत पैसा लगा करके वहाँ पे माइनिंग के प्रोजेक्ट को ले लिया, जिसमें आयरन और को डायरेक्ट एक्सपोर्ट हम लोग चाइना के थ्रू करेंगे।
तो ये सारे रीजन जो है सबका प्रॉब्लम जो है इसमें दिखाया गया है। इन्होंने बोला है रीजन फॉर ऑल प्रॉब्लम जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता है कि इंडिया का रिलेशनशिप जो है और अदर कंट्री के साथ स्ट्रांग हो। सो यूएस जो है इंडिया का यूज कर रहा है चाइना के अगेंस्ट में, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको जो है और भी यूएस के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से अगर यूएस के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारे नेबर कंट्री जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा अफेक्शन जो है हमारा जो है ईरान के साथ हो रहा है, क्योंकि ईरान में आप देखेंगे कि 1980 यानी कि जब से ईरान जो है एंटी यूएस पॉलिसी स्टार्ट किया 1979 से, तब से यूएस जो है ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, और तब से सैंक्शंस लगा हुआ है ईरान पे। तो यहाँ देखेंगे कि हमें जो है अफगानिस्तान से जो और हम लोगों ने माइनिंग करके जो हम इंडिया तक लाना है, वो हमारे पाकिस्तान रूट से पहले था, जिसको हम तापी प्रोजेक्ट बोलते थे, जो है तजाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि बिल्कुल अधर में चला जा चुका है। उसमें काफ़ी पैसे लगा चुके हैं इंडिया, लेकिन अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फ्लक्चुएटली हमारे यहाँ चेंज होता है, बीजेपी कांग्रेस, और इसके कारण जब कांग्रेस आती है तो रिलेशनशिप फिर से बनाती है, बीजेपी आती है तो फिर एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज़ के कारण फिर से ये बंद हो जाता है। तो अभी जो इनिशिएटिव चल रहा है कि अफगानिस्तान से ईरान होते हुए जो ये इंडिया को लाया जाए, तो ये भी पूरा खतरे में हो चुका है, क्योंकि अभी जो है हमारे फॉरेन पॉलिसीज में यूएस ने साफ इंडिया को मना कर रखा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी देखेंगे कि इंडिया ने एक तो सबसे पहली बात है चावर प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में भी ईरान के अगेंस्ट में वोट किया उसके गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट में। उसके बाद भी जो है सैंक्शन लगाने के बाद हम लोगों ने पूरे के पूरे जो है अभी जो जितने भी ऑयल इंपोर्ट हम लोग जो मैक्सिमम ईरान से करते थे, वो अभी ब्रिंगिंग डाउन टू इंपोर्ट टू जीरो। अब ये जीरो तक लेके आ गए हैं, तो इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? तो साफ सी बात है, इसका बेनिफिट फिर से जो है चाइना ले रहा है, क्योंकि अब चाइना का मैक्सिमम इंपोर्ट जो है वो ईरान से हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे राइज ऑफ चाइना, यानी कि अगर हमारे सारे नेबर अगर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रांग में कौन होगा? चाइना। क्योंकि चाइना अभी देखेंगे 97% ऑफ जो है बांग्लादेश का ट्रेड जो है चाइना के साथ अभी सेंक्शन हुआ है। श्रीलंका भी जो है नो डाउट अभी पूरे के पूरे जो है वो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लांट हो रहे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है चाइना के फेवर पॉलिसी से हो रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि चाइना जो है वो काफ़ी, और चाइना का इतना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अभी यूएस से फाइट करने के लिए इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इंडिया का पोजीशन कहीं नहीं है, फिर भी जो हम अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर के अड़े हुए हैं कि उसी के थ्रू चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात है, जितने भी जो राइज हो रहा है चाइना का, वो एक जो है इंडिया का भी फॉरेन पॉलिसी उनको फेवर दे रहा है, जिसके कारण हमारा जो प्रॉब्लम नेपाल के साथ एक कंट्री के साथ हो रहा है, और नेपाल के लोग भी जो है अभी अपोज कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्होंने सबसे पहले जो है किया कि हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि जब से सीए इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी देखेंगे कि नेबर पॉलिसीज नेबर कंट्री जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया और बहुत ज़्यादा डिनाई किया है इंडियन जो है इनिशिएटिव को लेकर के सीए को। तो उसी तरह देखेंगे कि ये जो अब है, अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि अभी हमारा जो नेबर है, वो नेबरिंग जो है वो हमें एक्सक्लूड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द जो हमारे ट्रेड रिलेशनशिप में, और अदर कंट्री को और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हालांकि ये हमारे तरफ से भी हो रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान को ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस कर चुके हैं। देखेंगे कि पाकिस्तान के जो है इमरान खान बहुत ही जो है लिबरल वे में उन्होंने पहले जितने भी मछुआरे पकड़े थे, जितने भी ऑल फिशरमैन इंडिया के थे, उनको आज़ाद कराया। फिर जो है अभिनंदन को भी रिलीज़ किया विदाउट एनी कंडीशंस पे। उसके बाद भी जो है फेवर कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट पे, ताकि जो रिलेशनशिप को कंटिन्यू हो। लेकिन यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है वो ऑलमोस्ट डिनाई किया जा रहा है। यहाँ पे बांग्लादेशी का जो ऑफेंस है सीए को लेकर के, एनआरसी को, सिटीजन्स को लेकर, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अभी देखेंगे इन रिसेंट में जो हमारे इंडिया इन्वॉय जो ढाका में अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से 4 मंथ पर पहले की बात है, ये 4 मंथ बट डिड नॉट गेट वन, यानी कि हमें बांग्लादेश से भी अभी अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो इवन अफगानिस्तान में भी देखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो फॉरेन पॉलिसीज जो हमारे इंटरनल में, यानी कि इंटरनल भी अब सबसे पहली बात हम देखेंगे कि और क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ जो है गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दे दिया गया। तो इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो सस्पेंशन उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन किया, उसके कारण भी बहुत सारे चेंजेस जो दिख रहे हैं, जिसका बेनिफिट पाकिस्तान उठा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम टेररिस्ट हम देखे जा रहे हैं
कि जो कि हैं जो पकड़े जा रहे हैं या भी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, जो वही के यूथ को ट्रेन करके वहीं के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग इशू है, जिसमें हम वहाँ पे अगर सबसे पहली बात है साइन जो है अगर शांति बनाना है तो वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे करके वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली में आज के न्यूज़पेपर में आया है कि उमर अब्दुल्ला जो है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक उनको फिर से स्टेटस का जो है दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जा सकता है। चाइनीज़ को लेकर के जो है बहुत एग्रेसिव पॉलिसी जो है लद्दाख में वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। तो ये एक तरह से जो लास्ट इनका जो पॉइंट है द पेरिल ऑफ हैबिस, यानी कि अभिमान का संकट। हम सबसे पहली बात हमें अभिमान कर रहे हैं कि इंडिया का अभिमान, लेकिन यहाँ अभिमान के कारण जो है बहुत ही बड़ा संकट मौजूद हो गया है। हम देखेंगे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है जो है सोवियत यूनियन का कि कोलैप्स कैसे हो गया। वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर समझते थे, लेकिन जो है सेकेंड वर्ल्ड के बाद से भी, लेकिन फिर भी जो है वो जो है उनके लाइफ जो खुद ही उसमें बिखर गए हैं। उसके साथ ही इन्होंने चाइना का भी एग्जाम्पल दिया है सिंस 1970s का लेकर के, जो इकोनॉमिक राइज का लेकर के। तो इसमें सब कुछ जो है एक फेवरेबल इन्होंने दिखाया है कि इंडिया को फॉरेन पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए, नहीं तो हम अपने नेबर जो है नेपाल को भी नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम जले पे नमक ऊपर से अलग से छिड़क रहे हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी जो भी में मना रहे हैं वो हम जो है फेवर कर दे रहे हैं अपने नेबर कंट्री को कि वो चाइना की तरफ जाएं। तो हम सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री जो है चाइना के साथ हम तो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है, और उनका जो है इंडियन ओशियन में काफ़ी आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। तो इसके साथ जो है नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जो सेकेंड आर्टिकल है वो इन रिवर्स गियर, यानी कि इन रिवर्स गियर द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन नीड वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो यहाँ पे नीड वाइडर कंसल्टेशन यानी कि बहुत लोगों का मिला जुला जो है कि कंसल्ट करना चाहिए, और थोड़ा प्रोग्रेसिव चेंज होता है वो हमेशा पब्लिक के फेवर में होता है। तो ये इनका कहना है कि जितने भी हम जैसे देखेंगे कि इन्वायरमेंट मूवमेंट, यहाँ से आप देखेंगे कि ये चिपको मूवमेंट 70s, अभी नंदनकानन मूवमेंट जो है अरे फॉरेस्ट में जो महाराष्ट्र में, और नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर जो है सिंगूर का प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट जो इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, किस लिए हुए हैं, ताकि वो जो है पब्लिक को नुकसान ना करके करें। लेकिन हालांकि जो है अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जो कि हमारा जो अभी प्रेजेंट इन्वायरमेंट मिनिस्टर हम प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो पूरे के पूरे स्वाइप चेंजेस करना चाहते हैं इस पॉलिसीज में। तो इसमें देखा जाए कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अप्रूव कर चुकी है जो कि चेंजेस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले अगर न्यू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन आता है तो वो क्या क्या करने के लिए कर रहा है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि दैट विल गोइंग टू रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन दैट विच वाज मेंशन इन द 2006। यानी कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 3 पॉइंट देखिए, रिड्यूस पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक का कोई रोल नहीं होगा, कोई कंसल्टेशन नहीं होगा। जहाँ के लोकल लोगों का, लोकल लीडर का कंसल्टेशन होता था डिसाइड होने के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। इन्वायरमेंट क्लियरेंस इन एज वे, हमारे इन्वायरमेंट लॉ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण जो है लोगों को, यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर फेवर में नहीं हो रहा है पब्लिक के तो उस पर स्टॉप हो जाता था। वो सारे के सारे अब जो है एग्जाम्प्ट किए जाएंगे, यानी कि मोर एग्जाम्पशन दिया जाएगा पब्लिक को हटा करके प्राइवेट पार्टनरशिप को। तो इस तरह से देखेंगे कि हम जो भी चीज़ है यहाँ पे सेंसर, यानी कि अगर कोई भी उनके अगेंस्ट में लिख रहा है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे कि अभी जो है इन्होंने जो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन कर रखा है सेक्शन 26 और सेक्शन 14 का, जो है सेक्शन टू बी यानी रिमूव। यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर रखा है कि इट अट्रैक्ट द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस परमिशन इंक्लूड कोल माइनिंग, सेस्मिक सर्वे, ऑयल, मिथेन, सेल गैस, यानी कि सारे सेक्टर में जो है ये प्रोवाइड करेंगे। और दैट विल नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट, यहाँ पे यानी सेक्शन 1626 प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट वुड नॉट अट्रैक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये वाला जो सेक्शन इन्होंने क्लियर कर रखा था, इट विल नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और परमिशन, सो दैट इज गोइंग टू इंक्लूड ऑल दिस। सेक्शन 14 में इन्होंने फिर से क्लियर कर रखा है कि प्रोवाइड एग्जेम्पशंस ऑफ दिस सम अदर प्रोजेक्ट, यानी कि उसके अलावा भी कुछ अदर प्रोजेक्ट जिसमें है जो पहले कंसल्टेशन होता था, इन्वॉल्वमेंट होता था, वो सारे के सारे जो है अब डायरेक्टली पास कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर के हम देखेंगे कि जो कंसेशन टू ऑल द प्रोजेक्ट की बात जो की जा रही,
इसमें जो है सारे के सारे लगभग इंक्लूड किए जा रहे हैं। रोड एंड हाईवे जितने भी हैं उनको पूरी लिबरल मिलेगी, उसमें कोई पब्लिक हेयरिंग नहीं होगी, और पहले के भी जो पब्लिक हेयरिंग है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो प्रकाश जावड़ेकर जी इन्होंने क्लियरली कर दिया कि दैट विल दे विल गोइंग टू शट डाउन ऑल पब्लिक रिस्पॉन्सेज टू ड्राफ्ट अर्ली, यानी कि जितने भी, और इसमें जो हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर टू एक्सटेंड द डेडलाइन टू अगस्त 18 तक इनको डेडलाइन दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो है सबसे पहली बात, एक और भी चीज़ इसमें सामने आई है जिसमें कि द गवर्नमेंट इज मिस्टीरियस ब्लॉकिंग ऑल मीन्स ऑफ सम एक्टिविस्ट वेबसाइट। बहुत सारे लोग जो इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो अपने डिटेल्स जो मेंशन कर रखे हैं वेबसाइट पे, वो सारे के सारे जो है वेबसाइट ब्लॉक किए जा रहे हैं, हटा दिए जा रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में कोई भी नहीं। तो मोदी गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले ही से फेमस है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो स्टडी ऑफ कोल माइनिंग जो क्लियरेंस है वो 4302 हेक्टेयर का फॉरेस्ट जो है वो पहले ही उन्होंने डाइवर्ट कर रखा था 2014 से 2018 के बीच में। और अभी जो मोर प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है वो कैसे अफेक्ट करेगा, ये आर्टिकल इसी पे है। तो इसमें जो है एनालिसिस आप देखेंगे कि अगर ये इस तरह का क्लियरेंस अगर दिया जाएगा तो यहाँ पे मोर प्राइवेटाइजेशन होगी, और इन्होंने लास्ट पॉइंट में जो मेंशन कर रखा है कि दैट विल गोइंग टू हार्म द लाइफ ऑफ पब्लिक, यानी कि आपके आसपास में जो पब्लिक एरिया में जो कल कारखाने जो पहले मना किए जाते थे, अब उसको आसानी से सैंक्शन मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो एरिया जो आज के डेट में जितने भी फॉरेस्ट लैंड हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको आसानी से रिमूव करने का और उसको काटने का जो है अब प्रोविज़न के लिए, जो पब्लिक पहले प्रोटेस्ट करती थी वो उसके अगेंस्ट में नहीं कर सकती है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये कैसा लगा, आपको लेक्चर और रिव्यू जो है ज़रूर इसमें आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले चैनल को एटलीस्ट लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको फिर से मैं दे सकूं। थैंक यू सो मच।